हरियाणा सरकार विधानसभा के बजट सत्र में आज गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन विधेयक सदन में पेश करेगी। विपक्ष की चर्चा के बाद विधेयक को सर्वसम्मति से कानून बनने की उम्मीद है। भाजपा ने सत्ता संभालने के बाद से ही प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आश्वस्त हैं कि इसी सत्र में विधेयक पारित हो जाएगा। सरकार दूसरे राज्यों के मुकाबले कड़ा कानून लाने जा रही है। अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने ही गौमांस की बिक्री व खाने पर प्रतिबंध लगाया है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक अगर कानून बनता है तो हरियाणा गौमांस खाने और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य होगा। गौवध पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। अभी तक ये 5 साल है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, क्या गौमांस पर जैसे प्रतिबंध लगाने के अलावा और कौन से मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर मीट द प्रेस में यह साफ किया है कि जो ये सत्र, जो विधानसभा सत्र जो चल रहा है, उसमें गौमांस और गोवध के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आज जो 2 बजे शुरू होने वाला है बजट सेशन, उसमें जो है ये संवर्धन जो है, गौ संरक्षण संवर्धन जो है वो लाया जा सकता है। इसके बाद जब से लागू हो जाएगा, इसके बाद इस तरह के काम में जो भी लिप्त लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये एक सख्त से सख्त कानून जो है सीएम खट्टर ने जिस तरह बताया है कि इसको लाया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर का साफ तौर पे कहना है कि हरित क्रांति के बाद अब सतरंगी क्रांति लाने पर जो है वो जोर दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने जो प्रदेश में जो गौपालन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके साथ साथ गाय के दूध से निर्मित पदार्थों को भी जो है वो तरजीह जाएगी। उसके साथ साथ जो गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का नया कानून बनाने के लिए इस बजट सत्र में जो है एक विधेयक लेके आया जा रहा है, जिसे आज पेश किया जा सकता है। उसके साथ साथ इस कानून में जो है गौ संवर्धन के हित में कड़ी सजा का जो है प्रावधान किया गया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो देसी नस्ल की गायें हैं, उनकी मिनी डायरिया जो है वो अलग अलग प्रदेश में जो है स्थापित करने के लिए किसानों को 50% सब्सिडी देने का भी जो है वो निर्णय लिया गया है। जिसके साथ जो अभी जो डेयरी स्कीमों के तहत जो है अभी 25% जो है सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो मिनी डायरिया खोली जाएंगी नस्ल की अलग अलग गायों की, उनको 50% की सब्सिडी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रदेश सरकार, साफ तौर पर प्रदेश सरकार का कहना है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पहले भी साफ किया था ओपी धनखड़ ने, कि गौ संरक्षण जो है एक कानून लेके आएगा और सख्त कानून जो है वो विधानसभा सत्र में जो लाया जाएगा। आज इसके तहत जो है ये बिल लेके आ सकते हैं। इसके चलते उसके सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें कठोर कारावास और उसके साथ साथ जुर्माना, जो हैवी जुर्माना हम कह सकते हैं, वो जो है वो लगाने का प्रस्ताव जो है ओपी धनखड़ ने दिया था, उसको आज जो है वो सदन में ला सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, और कौन से मुद्दे जो हैं वो आज हरियाणा सरकार के विधानसभा बजट सत्र में उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, इसके साथ साथ जो है और भी कई तरह के मुद्दे जो हैं, जिस तरह से हरियाणा में पिछले दिनों कई बेमौसम जो है बारिश हुई है और ओले गिरने से जो है गेहूं और सरसों की जो फसलों को काफी जो नुकसान हुआ है, इस पर भी जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है। जो नुकसान का आकलन करने के लिए जो है विशेष गिरदावरी का आदेश जो दिया गया है, उसके भी जो है टीमें भी भेजी जो गई है वहाँ पे प्रदेश में अलग अलग जगह जो है टीम भी भेजी गई है, जिनको जो पूरा दौरा करके जो है वहाँ रिपोर्ट देगी। उसकी जो लोन, जो बैंकों की जो लोन है किसानों की, उस पर भी जो है समय सीमा में छूट देने और कृषि बीमा की राशि का प्रीमियम भी ना काटने को जो है कहा गया है। और इसके साथ साथ जो है स्वामीनाथन आयोग की जो बातें, जो काफी यहाँ मुद्दा उठाया हुआ है, भूमि अधिग्रहण की बात करें या स्वामीनाथन की बात करें, तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर भी उन्होंने कहा है कि ये केंद्र, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये केंद्र का मामला है, लेकिन हरियाणा सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हर साल 10% बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है। तो आज का जो यहाँ पर सत्र यहाँ से शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, तो स्वामीनाथन आयोग के साथ साथ गौ संरक्षण के साथ साथ किसानों के मुद्दे को लेकर जो है आज यहाँ बहस हो सकती है। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि हरियाणा सरकार विधानसभा के बजट सत्र में आज गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन विधेयक सदन जो पेश किया जा सकता है। बता दें कि आज इस पर गौवध पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है, जो कि अभी तक 5 साल है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गीता अगले सत्र से पढ़ाई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने गीता के श्लोकों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश के स्कूलों में बच्चे आगामी सत्र से गीता पढ़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि गीता के श्लोकों को
स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। खट्टर की माने तो बच्चे संस्कार संपन्न हो, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। स्कूलों में कौन सी कक्षा से गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे, इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास ने सरकार से सत्ता में आने के बाद ही स्कूलों में गीता पढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके स्वरूप और पढ़ाने के समय पर संशय बना हुआ था। मुख्यमंत्री ने अगले सत्र से गीता पढ़ाए जाने की बात कहकर इस विषय में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। The problem is basically tinkering with the curriculum, introducing any book. Learning Bhagavad Gita is not a sin. But the thing is that when it is introduced compulsorily, without doing the formalities, observing the formalities, there is a curriculum committee in every state. That committee has to take the view of all the people together and what should be taught, what should be the curriculum. These are all things to be decided. देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है और राज्यों में सरकारें आई हैं, ये इसी तरह का काम कर रहे हैं जिससे लोगों के बीच में विवाद पैदा हो, आपसी मनमुटाव पैदा हो। कोई भी धर्म या कोई भी ग्रंथ जबरदस्ती किसी पर लादा नहीं जा सकता। हमारे देश में संविधान है और उस संविधान के तहत हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किस धर्म के ग्रंथ को अपनाता है। अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की जाएगी तो इससे हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार बिजली के बिल माफ नहीं करेगी और जो गांव बिजली के बिल भरेंगे उन्हीं गांव को प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देगी। मनोहर लाल खट्टर रविवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान सीएम खट्टर ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार बिजली के बिल माफ नहीं करेगी और उन्हीं गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी जो बिजली के पूरे बिल भरेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल माफी की पिछली सरकारों ने परंपरा शुरू की हुई थी, लेकिन उनका इस तरह का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए राहत देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बिल माफ नहीं होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भ्रम की स्थिति जो बनाई रखी जाती रही राजनीतिक नेताओं के द्वारा कि आप बिल मत भरिए, बिल माफ करेंगे, कम से कम हम ऐसा नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जहां भी मैं कार्यक्रमों में जाता हूं अपील करता हूं स्वयं, देखिए बिजली की बिल भरने चाहिए, आप भरिए, और उसका परिणाम भी निकल रहा है। मैं स्वयं सबसे पहले अपने गांव के लोग आए, हमारा ट्रांसफार्मर खराब है, एक वाक्य ही पूछा था कि आप लोग बिल भरते हैं? आधे कहने लगे नहीं भरते हैं। मैंने कहा पहले वो भरना शुरू करिए, फिर ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा। पहले दिन ही मैसेज उसका चला गया और उसके बाद बहुत लोगों ने बिजली के बिल भरने शुरू किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को खत्म किया जाएगा और अब भर्तियां योग्यता के आधार पर होगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए साक्षात्कार के न्यूनतम अंक होंगे। रोजगार का जहां तक विषय है, अभी तक का रोजगार भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद, इसके आधार पर मिलता रहा है। हम लोगों ने कहा है योग्यता के आधार पर रोजगार मिलेगा। इंटरव्यू के कम से कम अंक ये रखे जाएंगे ताकि योग्य व्यक्ति को रोजगार अवश्य मिलना चाहिए। युवाओं की ये जो पीड़ा है ये हमारे ध्यान में है। भर्तियों में सूचियां जो चलती हैं उस सूची लिस्ट के आधार पर भर्ती न हो, जो योग्य है उसको अवश्य नौकरी मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सीएलयू को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं और प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी सरकार नीति बना रही है। खट्टर के अनुसार उन्हें मनोहर लाल या मनोहर लाल खट्टर दोनों में किसी से संबोधन कर सकते हैं। दरअसल सीएम बनने से पहले मनोहर लाल खट्टर के नाम से ही उनका चुनाव प्रचार चला था, लेकिन हरियाणा सचिवालय में सीएम कार्यालय में उनकी नेम प्लेट पर मनोहर लाल लिखा हुआ है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। हिसार के कैमरी गांव में एक निर्माणाधीन गिरजाघर में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और क्रॉस की जगह भगवान हनुमान की मूर्ति रख दी थी। वहीं चर्च के फादर सुभाष चांद ने 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 153A, 295, 380 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
उस पूरी घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने क्रॉस को तोड़कर वहां भगवान हनुमान की मूर्ति और भगवान राम के चित्र वाला एक ध्वज लगा दिया था और उन्हें मारने की धमकी भी दी थी। इसको किसी तरह देख लो आप, फालतू का ही तूल दे दिया गया मामले का, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव में बिल्कुल अमन शांति। हाँ, ये सबसे पहले वो बजरंग दल वाले कोई आए थे जी, वो मेरे पास भी गए थे, बोले जी आपके गांव में इस तरह जो है चर्च का कोई निर्माण हो रहा है, लेकिन मेरे को तो अभी कोई संज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन साफ मना कर दिया था, बोले मकान बनाना ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले अब यहाँ कोई धर्म परिवर्तन कोई ऐसी कोई बात ये कोशिश कर रहा है, उसको पूछा था, वो बुला भी लिया था वहाँ मीटिंग में, बोलना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्चुनेट है, हमें लगता है कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं हो ये ठीक नहीं है, और अगर कहीं पर भी हुई है तो जो राज्य सरकार है उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये संघ परिवार की सोची समझी और तैयार की गई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ और कभी डेरा प्रमुख के जरिए सिखों के खिलाफ निंदा अभियान चलाया जाए। किसी के भी धार्मिक जो विचार हो, उनकी आस्था हो, उनके धार्मिक स्थल हो, उसके विरोध में किसी को भी नहीं उतरना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, जो सूचना मिल रही है उन्होंने शायद कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी और कई लोगों को हिरासत में भी शायद लिया है। किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ या उनके धर्म स्थल के तोड़ने का या वहाँ कोई दूसरी धर्म की मूर्ति स्थापित करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे धार्मिक के भावना के भी खिलाफ है और साथ साथ हमारे संविधान के भी खिलाफ है। इसलिए जो लोग ये कर रहे हैं, ये देश की एकता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों घटनाएं के पीछे एक तरह की ही है धार्मिक धर्मांधता है और थियोक्रेटिक स्टेट की बात है। तो दोनों दिल्ली में जिस तरह से गिरजाघरों पर हमला हुआ और पाकिस्तान लाहौर में जिस तरह से कल हुआ, तो ये दोनों विचार एक ही है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग है, उसका लबादा वो अलग ओढ़े हुए है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 72 साल की एक बुजुर्ग नन के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान की थी। आपको बता दें कि मामला शनिवार का है, जब चोर एक स्कूल में घुस आए। चोरों ने पहले तो स्कूल में लूटपाट की और फिर 72 साल की बुजुर्ग नन के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के सदस्य अलमारी में रखे 12 लाख रुपए भी ले गए थे। सुबह मामला सामने आने के बाद स्कूल के छात्रावास के अधिकारियों ने नन को रानाघाट अस्पताल पहुंचाया था। पीड़ित नन की सर्जरी की गई है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। We are all aware of it, what happened. No? So this is because from yesterday the news is already spread. The school, the convent of Jesus and Mary school was being attacked. No? There was a dacoity and 3 sisters were sexually abused. They were abused and one of them was seriously injured. She is in the hospital. At present she is slowly recovering from her injury. We are all little scared, frightened. We have approached our administration, so they have extended their all support and they have promised that they will try to bring justice and we want to catch the culprits. पानीपत में मोतियाबिंद के ऑपरेशन से आंख में इन्फेक्शन फैलने की शिकायत के बाद 4 और मरीजों को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज एडवांस आई केयर सेंटर में चल रहा है। अब पीजीआई में मरीजों की संख्या बढ़कर 14 से 18 हो गई है। वहीं पीजीआई की शुरुआती जांच में पाया गया है कि सोडोमोनम नाम के बैक्टीरिया के कारण यह इन्फेक्शन फैला है। बहरहाल प्रदेश सरकार की तरफ से गठित जांच कमेटी इस मामले में आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गौरतलब है कि शुक्रवार को पानीपत के एक निजी अस्पताल में एक गैर सरकारी संस्था ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाया था। इस ऑपरेशन के बाद कई मरीजों को आंख में इन्फेक्शन फैल गया था।
और मेरे दादा की जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में नवजीवन हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था आँख का, जिसमें डॉक्टर ने उसका मतलब अच्छे से ऑपरेशन नहीं किया और उसकी आँख खराब हो गया, उसका कॉर्निया खराब हो गया और अभी यहाँ रेफर किया उन्होंने पीजीएच मेडिकल के लिए। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन ज़्यादा काफ़ी है, मतलब कंडीशन ख़राब है, तो हम देखते हैं कि इन्फेक्शन आगे ना फैले, इसके लिए उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, एंटीबायोटिक दी है। जम्मू कश्मीर सरकार की हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने पत्रकारों से बातचीत की। इस बैठक के दौरान केएस और आईएएस अधिकारियों को बदला गया। जम्मू आईजी राजेश कुमार की जगह पर दानिश राणा को लगाया गया है, तो वहीं कश्मीर में भी आईजी का बदलाव किया गया और इस दौरान होम सेक्रेटरी को भी बदल दिया गया। शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने कहा है कि उन्होंने प्रपोजल बनाकर केंद्र को भेजा है। उन्होंने कहा है कि वह आश्वासन देते हैं कि जब उन्हें लगेगा तब वह बदलाव करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह जनता को अच्छी सरकार देना चाहते हैं और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर का विकास। हम उस लेवल पे नहीं गए हैं अभी, बट वी एश्योर यू कि जहाँ भी हमें नज़र आए, जहाँ भी एस्टैब्लिश हो जाएं चार्ज, हेयर से पे नहीं जाएंगे हम। वी जस्ट वांटेड टू गिव अ फ्रेश लुक टू द फेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपका ये श्रीनगर शहर है, जम्मू शहर है, तो यहाँ पे जो खराबियाँ हुई थी, we don't hold one person responsible for that. It was perhaps the whole system that was rotten. So we are trying, we have just made a beginning कि इसको थोड़ा सा एक fresh approach मिले इस सारे problem को, और there's no witch hunting in this, no victimization. Just we want to make a fresh start, because Mufti Saab has always been saying that Jammu and Kashmir has perhaps one of the best administrations in the state. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे बंद होने के कारण आवाजाही की सुविधा ठप हो गई है, जिसके कारण हजारों लोग यहां फंसे हुए हैं। वहीं भारी बारिश और खराब मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को शुरू करने के काम में कई समस्याएं आ रही हैं। सुबह 10 बजे से यहाँ फंसे हम, और सुबह 10 बजे थोड़ी सी लेबर थी जिन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया था। ये ऊपर से गाड़ियाँ छोड़ी उन्होंने, नीचे से 5-7 गाड़ियाँ छोटी भी फंसी हुई थी, रिक्वेस्ट भी की, हमें किसी ने छोड़ा नहीं। उसके बाद जो गिरफ्त के अफसरान थे वो भी यहाँ से चले गए। अब डोजर तो खड़े हैं, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं है, कोई लेबर नहीं है। सर यहाँ पे बनी नाला के करीब ये रोड जो खराब है, तो सुबह हम सर 6:30 से यहाँ पे हैं, तो एक साइड से इन्होंने गाड़ियाँ छोड़ी थी। हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो इन्होंने इधर से कोई गाड़ी भी नहीं छोड़ी। अगर इन्होंने छोड़ना ही नहीं था तो नगरोटा से क्यों छोड़ा, हमें खजल क्यों किया? नगरोटा में हमें रुकाना था, नहीं भाई सर आगे नहीं जाओ, आज गाड़ियां नहीं छोड़ेंगे। छात्र अधिकार जत्था कार्यक्रम के तहत राज्य के कई जिलों का दौरा करने के बाद एसएफआई के कार्यकर्ताओं का जत्था सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचा। नाहन बस स्टैंड पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने नाटकों के जरिए लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की छात्र विरोधी नीतियों को बारे में अवगत करवाया और लोगों से सहयोग की भी अपील की। एसएफआई 18 मार्च को फीस वृद्धि के वापसी, रूसा प्रणाली की बहाली, शिक्षा के निजीकरण व एससीए चुनाव की बहाली को लेकर विधानसभा के घेराव का निर्णय लिया है, जिसे लेकर राज्य भर से समर्थन जुटाया जा रहा है। एसएफआई का कहना है कि केंद्र सरकार को या राज्य सरकार, दोनों ही सरकारों द्वारा शिक्षा को निजीकरण की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका खामियाजा गरीब तबके से जुड़े छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने एक नकली पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह फर्जी पुलिसकर्मी लोगों को सीएम सिक्योरिटी में लगा होने का झांसा देता था। यही नहीं, खुद को सीएम सिक्योरिटी और
रसूखदार आदमी बताकर इसने एक महिला से दोस्ती भी रखी थी। जब महिला को सच्चाई का पता चला तो वह महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं जब महिला ने पुलिस को खबर दी तो पुलिस ने इस फर्जी पुलिसकर्मी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जो डिस्ट्रिक्ट करनाल का रहने वाला है और ये एम्बेसडर कार पे नीली बत्ती लगा के कल शाहबाद शहर में घूम रहा था। हमारे को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक आदमी रणजीत कॉलोनी में सुबह से नीली बत्ती लगा कर घूम रहा है और अपने आप को सीएम सिक्योरिटी का ड्राइवर बता रहा है। जो हमने उसको शाम के टाइम वहाँ मौके से ट्रेस किया, उसको राउंड अप किया और राउंड अप करने के बाद उसकी कार की तलाशी ली गई तो उसमें हेड कांस्टेबल की वर्दी मिली और कार पे नीली बत्ती लगी हुई है। एम्बेसडर कार है जिसका चंडीगढ़ का CH01Z 195 नंबर है। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कृष्णा बेदी का अभिनंदन समारोह हुआ। समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। कृष्णा बेदी ने कहा है कि वह समाज के लोगों की तरफ से सीएम का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनका ध्यान रखते हुए उनको समाज का विकास की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हाईवे पर काम रुकने की वजह से काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 2 महीने का समय दिया है, परंतु हुड्डा सरकार के कारण इस काम में देरी हो रही है। इसके अलावा हाईवे पर लगे टोल टैक्स के मामले में भी जांच की जाएगी कि उनके पैसे पूरे हुए या नहीं। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।